बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। अब तो पाकिस्तान में क्रिकेट काफ़ी अरसे तक नहीं होगी। जून में यानी अगले महीने क्रिकेट होगी जब वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आएगी और पाकिस्तान के खिलाफ वो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा लेगी। अगर देखा जाए तो अब क्रिकेट तो नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने में मसरूफ़ हैं। 2 क्रिकेटर्स अनफिट हो गए, नसीम शाह और हारिस रऊफ। शान मसूद रन्स के अंबार लगा रहे हैं, वो यहाँ सिलेक्टर्स की नज़रों से ओझल थे। 2 डबल सेंचुरियाँ उन्होंने बनाई हैं। उसके अलावा हसन अली भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। हारिस रऊफ ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। शाहीन शाह अफरीदी भी काउंटी क्रिकेट में हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद रिजवान भी हिस्सा ले रहे हैं तो और बाबर आजम भी। तो पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स काफ़ी तवील अरसे के बाद इतने क्रिकेटर्स काउंटी क्रिकेट में एक्शन में नजर आ रहे हैं। काउंटी क्रिकेट में तो क्रिकेटर्स खेलकर भारी मुआवजा ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में जो क्रिकेटर्स खेलते हैं, जिनको 192 तक जिनकी तादाद को महदूद कर दिया गया, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का जो ढांचा था वो बिल्कुल ही एक लड़खड़ाता हुआ ढांचा नजर आया। आखिर क्या वजह है? अब तो हुकूमत भी तब्दील हो गई है। मियाँ शहबाज शरीफ वजीर आजम बन चुके हैं, PCB के वो पेट्रन इन चीफ भी हैं। तो अब देखते हैं कि आया साबिका हुकूमत ने जो सिस्टम तोड़ा था, जिस सिस्टम को ख़त्म किया था कि इदारों की क्रिकेट, एक लेटर इशू कर दिया इदारों को, तो उसके ऊपर क्या होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो इदारों की क्रिकेट की वजह से ही आ गया है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम की इन्होंने नुमाइंदगी की, उसकी कप्तानी की, पाकिस्तान के लिए खेले। उस ज़माने में बड़ा टफ कॉम्पिटिशन होता था। मरहूम खुर्शीद अख्तर होते थे, अब्दुल रकीब होते थे, नईम अहमद होते थे, लेकिन उस टफ कॉम्पिटिशन में इन्होंने अपनी जगह बनाई और पाकिस्तान के लिए 50 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें 171 विकेटें हासिल की। मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, फॉर्मर लेफ्ट आर्म टेस्ट स्पिनर इकबाल कासिम, जो इस वक्त हमारे मेहमान हैं, जो इदारों की, चूँकि नेशनल बैंक के शोबे स्पोर्ट्स के भी ये सरबराह रहे हैं, तो इदारों की क्रिकेट के हवाले से इनसे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं कि जी पैकेज आपने मुलाजा किया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इकबाल कासिम साहब। इकबाल कासिम, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि इदारों की क्रिकेट आप खेलते रहे और इदारों की क्रिकेट में की वजह से और कई लड़के आए, आप क्या समझते हैं इससे कितना नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है? आप हमेशा आवाज़ बुलंद करते चले आए। देखिए इकबाल, रियलिटी है कि कादा साहब ने जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अब्दुल हफीज कारदार के दौर में हुआ 70 के अर्शे। तो सिवाय लाहौर कराची के महदूद पैमाने पे क्रिकेटर्स जो थे वो ज़्यादातर सामने आए थे और उनको ही मौका मिलता था। और उन्होंने ये देखा कि क्रिकेट का बेस जो है वो हमें बड़ा करना पड़ेगा अगर फ्यूचर में हमने अगर कोई तरक्की करनी है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं, हमारे पास इतनी वसाइल नहीं है, इतनी जॉब्स नहीं है, इतने वो ऐसे नहीं है कि हम क्रिकेटरों को इनकरेज कर सकें। तो एक ही तरीका था कि अगर आप उनको इदारों को अगर इनकी सरपरस्ती के लिए रखें तो उससे फ़ायदा ये होना था कि खिलाड़ी जो थे वो उनको माली आसूदगी रहेगी, फ्यूचर भी इनका बना रहेगा और वो फिर दिल लगा के खेलेंगे भी। तो आप ये देखिए उस दिहाई में इमरान खान भी खेलते थे, जी वो भी खेलते थे। दो डिपार्टमेंट उन्होंने किए, दाऊद हरकुलिस से खेला, अच्छा, और PIA से खेला। कोई भी खिलाड़ी जो है वो अभी तक ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान के डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट से मुंसलिक ना रहा हो। ठीक, तो ये सच बात है कि ये इसका फायदा बहुत था। देखिए आज मैं जिस पोजीशन में हूँ, तो अगर मेरा फ्यूचर नहीं था तो फिर मैं कभी भी ना खेलता। और आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से रिटायर, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, जी ठीक है ना। तो ऐसे ही मेरे हारून रशीद थे, ऐसे ही मोहसिन खान थे, ऐसे बहुत सारे लोग, अब्दुल रकीब, आपको मिसाल दे सकता हूँ। लाहौर में, इस्लामाबाद में बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो ZTPL में, वापडा में बड़े बड़े अच्छे ओहदे पे। देखिए हम बात करें पूरे ओवरऑल स्पोर्ट्स की, सही, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सारे खिलाड़ी जो थे वो PIA में, नेशनल बैंक में, वापडा में, ZTPL में, बेताशा जगह पे अच्छी जगहों पे, UBL में, अलाइड बैंक में, इवन रमीज राजा साहब जो आज बैठे हुए चेयरमैन है, ये भी अलाइड बैंक गैस, अगर आप नाम लें बेशुमार। अभी करंट हमारे मिसबाउल हक, वकाल, नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन से हफीज और ये सब, ये अभी रिसेंटली। तो इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा थे। इसके बेनिफिट ये था कि
देखिए अब जैसे आपने कहा कि 10-12 क्रिकेटर जो हैं उनको तो काउंटी क्रिकेट मिल रही है, वो तो चलो उनका तो फ्यूचर मुस्तकबिल ठीक है, मगर क्या होगा? मगर अब जैसे असद शफीक है, इसको फारिग हुए, अब मुझे बताइए क्या उनके लिए क्या है, उनका फ्यूचर क्या है? वो कहते हैं डोमेस्टिक सीजन खेलें और वो डोमेस्टिक सीजन में 30-40 लाख रुपए कमाएंगे। जिस दिन डोमेस्टिक सीजन वो खेलेंगे तो वो अगर 2 इनिंग में रन नहीं हुए तो क्या हो गया, 4 इनिंग में नहीं हुए तो वो तो इधर से ही फारिग हो जाएंगे। सही कह रहे हैं। तो आप बहुत सारी चीज ऐसे वजूहत है। देखिए कहने को तो वो बहुत कुछ, हर आदमी अपने अपने उसका दिफा करता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई, खास तौर पे फुटबॉल। यानी कि जो फुटबॉलर्स हैं वो बेरोजगार हो गए, बिल्कुल बहुत पूरे पाकिस्तान। शायद गेम्स हम जीते, हमारे पास हमारे अच्छे फुटबॉलर, इसके लियारी के अलावा KRL के भी बड़े बहुत सारी अच्छी टीम है, बड़ा इसमें हम मैं ये नहीं कहता हूँ कि जी अगर इनको कोई तब्दीली लानी थी तो आप एक 5 साल प्रोग्राम बनाते, स्लोली ग्रेजुअली आपको जाना चाहिए था। अगर आपने यकमुश्त एक हाथ से सारी चीजें बंद कर दी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, उससे कितनी बेरोजगारी हुई है। और फिर उसके इफेक्ट असरात ये होंगे कि अभी जैसे स्नूकर है, स्नूकर में अभी पाकिस्तान का नाम है, अगर ये जॉब खत्म है, जॉब नहीं है तो खत्म कहानी। तो वर्ल्ड एमेचर स्नूकर चैंपियनशिप जीत कर तो ये चीज हमारे जो सोचना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को कि भाई अगर हम या तो हो ना हम वेलफेयर स्टेट हो जहां हमें ना कॉलेज की फिक्र, फीस की फिक्र है, ना हॉस्पिटल में इलाज, घर वालों का कोई रिटायरमेंट के वक्त खुद ब खुद चेक घर पे आ जाए, बेरोजगारी अलाउंस भी मिलता रहे, सारी चीजें जैसे इंग्लैंड में दूसरी जगहों पे होता है, तो वो तो ठीक है, फिर आपको स्टेट पूरी लुक आफ्टर करती है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो खुद गड़ा खुद पानी पियो। अच्छा फिर ये कि अगर हम कितने लिमिटेड लोगों को आप क्रिकेटर्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे और उसमें से चंद लोग होंगे जो ऊपर लेवल पे जाएंगे और जो सस्टेन करेंगे और जो रहेंगे, बाकी का क्या बनेगा? बाकी भी तो है ना, और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बिल्कुल खेलते हैं, फर्स्ट क्लास खेले, लेकिन आगे जाके कुछ भी नहीं कर सके और वापस फिर उनको वक्त तो गुजर गया, उनका टाइम, प्राइम टाइम गुजर गया। तो ये भी एक इश्यूज है, तो ये इसको हल करने की जरूरत है और इसको रिवर्ट करें। इससे फायदा ही था, नुकसान कोई नहीं था, क्योंकि सारी बोझ तो माली बोझ तो वो इदारे उठा रहे थे। लेकिन आपके कप्तान भी रहे इमरान खान, आपकी मुलाकात भी, उनके जहन में एक ही आइडिया था कि पहले तो वो ये चाह रहे थे कि शहरों के दरमियान क्रिकेट हो, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, फिर उसके बाद वो आ गए जी सूबाई एसोसिएशंस के दरमियान हो, 6 सूबाई एसोसिएशन, जिनमें पंजाब चूंकि बड़ा सूबा है 2 उसकी और बाकी एक जो है कराची, कोयटा, पेशावर और एक नॉर्दर्न की। तो आप नहीं समझते कि इससे खान साहब का क्या विजन था, इससे क्या फायदा क्या हुआ? हमें लोग यही सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये आज की बात तो नहीं है, खान साहब का ये विजन तो 26 साल पहले था, 20-22 साल 25 साल पुराना है। वो तो हमेशा ही ये बात कहते रहे ना, आते रहे जाते रहे, क्योंकि वो जिस क्रिकेट खेली ज़्यादातर उन्होंने वहाँ पर इंग्लैंड में पढ़ाई वहाँ पे की, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ का इनको जो मामलात हैं इनका इल्म नहीं था। इनको ये नहीं पता कि सक्कर लाड़काना में किस तरीके से क्रिकेट खेली जाएगी, हैदराबाद का बच्चा क्या करेगा, ठीक है ना। ये तो शहरों तक की बात करें तो वो पहले आप देखिए कि काउंटी सिस्टम की तरफ इनका रुझान था कि काउंटी जैसी सिस्टम है ऐसी होना चाहिए, शहरों के दरमियान होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा नहीं जी वो ऑस्ट्रेलिया सिस्टम बहुत अच्छा है। अच्छा जी स्टेट ऑस्ट्रेलिया की आबादी देखिए भाई, 1.5 करोड़ की आबादी है उसकी, उसमें उनके पास ज्यादा है उनके पास, उनको, और फिर आप उनका सारा कल्चर सिस्टम, सोसाइटी लेना, उठना बैठना, यहाँ तो हम तो स्टेडियम में टिकट खरीद के नहीं जाते हैं, हम तो पास के चक्कर में लगे रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आपको बहुत सारे अवामिल को सामने रखना चाहिए, सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि आप जी आपने बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें की नाहक जो हमारे को सूट नहीं करती है, बेतहाशा आपने कोचेस, फॉरनर इधर उधर ला के भर्ती क्रिकेट भी खत्म हो गई ना इकबाल भाई, क्लब क्रिकेट खत्म हो गई अभी 3.5 साल से कई क्लब आप नहीं हुआ। अच्छा वो जो ये क्लब की बात करते हैं वो कौन सी जगह पे हुआ ये पता ही नहीं चलता। हाँ, इंटर क्लब टूर्नामेंट कौन सा हुआ, किस जगह हुआ, कौन सा टैलेंट सामने आया, मुझे तो समझ में नहीं आई कहाँ हुआ, किधर हुआ, किस जगह हुआ।
कोई पता ही नहीं है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि हम नाजायज ना हम क्रिटिसाइज करते हैं ना बात करते हैं। रमीज का इसमें फॉल्ट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डिसीजन हुआ हुआ तबाह करके तो चले गए ना, एहसान मानी और ये सब चले गए। अब ये है कि इसको रिवर्ट करने के लिए भी एक पूरी एक वो चाहिए होगा सिस्टम में। लेकिन 13 सितंबर को रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन बने, 6 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका है, तो क्या उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश नहीं की? अगर वो इदारों के हक में होते तो। जी, अब असल में खान साहब ने इनको क्योंकि अपॉइंट किया है, तो वो जब तक उनकी रही रिजीम उसमें तो वो कर नहीं सकते थे। अब यह है कि हुकूमत कहेगी तो हो सकता है करना पड़ेगा उनको, वो कर लेंगे। वो नशीब भी तो बचानी है, फिर वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी ना। बिल्कुल, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया। हम इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद है। कोशिश करेंगे कि किसी रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर को भी लें, वो बताए कि क्या हो रहा है रीजन्स में। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर शो में खुशामदीद। पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की इदारों की क्रिकेट के हवाले से, और इकबाल कासिम ने ब्रेक पर जाने से कबल इदारों के हवाले से तो बताया कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि इदारों में फुटबॉल, हॉकी, स्क्वाश, टेनिस, टेबल टेनिस, स्नूकर, बेशुमार ऐसे खेल हैं जिनकी सरपरस्ती इदारों ने करना ख़त्म कर दी हुकूमत के डायरेक्टिव पर, और उसकी वजह से खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों को माली मुश्किलात का शिकार है। ब्रेक पर जाने से कबल हम इकबाल कासिम से यही पूछ रहे थे कि ये हमें बताएं कि रीजन, इकबाल भाई, जो एसोसिएशन 6 बन गई, सिर्फ पंजाब की 2 है, साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब, एक सिंध की एसोसिएशन है। अब आप देखें पूरा सिंध एक टीम है फर्स्ट क्लास की। उसके अलावा एक बलूचिस्तान की एसोसिएशन है और एक पेशावर की है और एक नॉर्दर्न एसोसिएशन है। बलूचिस्तान की एसोसिएशन में कुछ लड़कों को अकोमोडेट किया गया है कि वो उधर से जाकर खेलें, मतलब उनके लड़कों को भी मौके नहीं मिल रहे कि उनका लड़का सामने आए, और यहाँ के लड़के भी इधर उधर दरबदर फिर रहे। तो आप समझते नहीं कि इससे क्रिकेट को फायदा नहीं हो रहा? ग्रास रूट लेवल पर बिखर के रह गई ये क्रिकेट। नहीं, रूल सारे, यानी एक एसोसिएशन के लिए रूल है, दूसरे एसोसिएशन के लिए कोई रूल नहीं है। मेरा मकसद कहने का ये है कि ये रूल तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, कि वहाँ लड़के आपने भेज दिए दूसरी जगह पे से नहीं है, तो फिर सबके लिए सबको इजाज़त दें, सब एक दूसरे से खिलाएं, 5-5 गेस्ट प्लेयर खिला दें अपने। तो ऐसा नहीं है। अब पहली बात तो यह है कि बलूचिस्तान की एसोसिएशन को पूरा मौका देना चाहिए ताकि वो अपने लड़के जो हैं, हालांकि मैं फर्म बिलीवर हूँ कि उनके पास इतना टैलेंट है कि वो अपनी टीम खड़ी कर सकते हैं। हाँ, नाम उनके पास, खेलेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएंगे। अभी उनका एक विकेट कीपर आया इकबाल, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे। फास्ट बॉलिंग का हमने ट्रायल भी लिया था, हमने देखे गए भी थे, अच्छी उनके पास हैं लड़के। तो और असल जो मकसद मेरा कहने का ये, जो एसोसिएशन बनी हुई है उनका क्लब से कोई लिंक ही नहीं है ना। इनका अभी तक मैंने कोई इजलास सुना, ना मैंने इनकी कोई बात सुनी। असल में ये ओहदेदार बन गए, सारे ओहदेदार पेटी ओहदेदार हैं, और ये दूसरे जिनको जो रूट ग्रास रूट पे काम करते हैं उनमें से कोई भी आदमी नहीं है। सारे के सारे जो अननोन से लोग हैं जिनको इनका कुछ आइडिया, जिन्होंने कभी काम नहीं किया ना इस तो इससे तो ये लगता है कि इख्तियारात को अपनी जगह पे कंट्रोल करने के लिए ये सब हैंडी एसोसिएशन बनी हुई है। ना उसूलन तो ये हो रही है कि क्लब का पहले आप क्लबों को करे फाइनल और उसके बाद उनका इलेक्शन कराए, उनमें से ओहदेदारान को लेके ऊपर आए, तब तो बात बनती। तब तो वो जो उनका विजन है इमरान खान साहब का, तो विजन तो आधा विजन है ना, ये तो आधा टीमों की हद तक ही है। तो टीमों के हद तक ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें इकबाल भाई, फिर अब आप अगर रीजन्स की क्रिकेट खत्म हो गई, इदारों की क्रिकेट खत्म हो गई, तो हम क्या तवक्को रखें कि वो खुश होते हैं हम कि जी हम तो वर्ल्ड कप T20 के सेमीफाइनल में पहुंच गए और बस हमारी टीम गई। तो वो तो डिपार्टमेंट जब थे तब तो हम 92 में वर्ल्ड कप जीते हम लोग। ऐसे तो पता नहीं कितनी चीजें हम 2009 में 21 जून 2009 को T20 वर्ल्ड कप जीते हम लोग, बहुत भरा हुआ है पूरा। 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, तो इदारे तो सारे मौजूद
तो सब मौजूद थे। ये तो सब देखिए, ये तो जो भी बैठेगा वो जस्टिफाई करेगा अपना। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये तो जिसको भी आप बिठाओगे वो कहोगे तो वो तो वही तूती की तरह बोलेगा जो अपने दिफा में। हम जो बात कर रहे हैं रीजन्स की, क्रिकेट खत्म हो गई। एक जमाना था कि रीजन्स जो थे वो डोमिनेट करते थे। और अगर हम बात करें सियालकोट रीजन की, तो सियालकोट रीजन ने बेशुमार पाकिस्तान को क्रिकेटर दिए। मोहम्मद अब्बास तो जो है उनका ताल्लुक संबड़ियाल से है जो एयरपोर्ट के पास है, लेकिन वो भी सियालकोट की जानिब से खेले। उसके अलावा एजाज अहमद तो किसी ज़माने में खेलते थे, लेकिन जाहिद फजल थे। फिर सियालकोट से शोएब मलिक का ताल्लुक, हारिस सुहेल, फिर रजा हसन, फिर अयूब डोगर, बेशुमार क्रिकेटर जो थे वो सियालकोट से आए। और जो विकेट कीपर थे शकील अंसर, वो पाकिस्तान की जानिब से T20 भी खेले। तमाम लोग आए सियालकोट से। और सियालकोट रीजन के उस वक्त के जो सदर थे जुल्फ़िकार मलिक साहब, बड़ा उन्होंने फ़ाल किरदार अदा किया। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई कैसे, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मेरे साथ इकबाल कासिम, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, मौजूद है। और इनको भी मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा। सियालकोट रीजन से इनका तल्लुक रहा है। अच्छा। में हमारे पास आया करते थे और इंतहाई दयानतदारी से बैच के टीम बनाया करते थे, इसीलिए हमारी टीम जीतती थी। अच्छा, आपकी टीम तो बड़ी जबरदस्त थी। मुझे याद है 2004-05 में जो टूर्नामेंट हुआ था T20, पाकिस्तान का पहला T20 नेशनल कप, उस टूर्नामेंट को सियालकोट ने जीता था। शोएब मलिक कप्तान होते थे आपके। इकबाल भाई, हम 7 दफा के चैंपियन हैं और लगातार 5 दफा के चैंपियन हैं और हम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। और आपको पता है ना, साउथ अफ्रीका हमारी टीम गई थी जी टूर्नामेंट T20 का जो खेलने के लिए, क्योंकि हम विनर थे इसलिए। अच्छा, ये बताएं किसकी नजर लग गई है मलिक साहब, जुल्फ़िकार साहब, ये किसकी नजर लग गई? कौन सी साजिश है? आपके तो ग्राउंड भी खत्म हो गया। हालांकि सियालकोट के उस जिना स्टेडियम में टेस्ट मैच भी हुआ था 1989 में, भारत की टीम आई थी। ग्राउंड भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। क्रिकेट बिल्कुल तबाही के दहाने पर। किसको इसका जिम्मेदार समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि इसका जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही है। इसको पता हो कि ये इतनी जरखेज खेती है और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको पीछे कर दिया जाए किसी के कहने पर भी। आपको भी होता है वो कौन आदमी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मगर ये आपको भी सबको पता है सियालकोट की नजर लगी। सियालकोट जैसे पाकिस्तान को कोई बाहर वाली सुपर पावर नहीं ना चाहती कि ये फले फूले, इसी तरह सियालकोट की क्रिकेट को ये जो दूसरे रीजन वाले थे ना, उनकी नजर लग गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि जब पहले वाला सिस्टम था, उस फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो नहीं जीता। जो खान साहब को ये आ गया कि मैं ये सारा निजाम ही चेंज कर दूं, सारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, डिपार्टमेंट क्रिकेट उन्होंने तबाह करके रख दी, रीजन की क्रिकेट इन्होंने खत्म कर दी, क्लब क्रिकेट टीम के इन्होंने खत्म कर दी। 24-25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 6 टीमें ये ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेट लेके आए हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन देखें, उनकी पॉपुलेशन कितनी है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है। जब तक सियालकोट रीजन था तो आपको पता है कि कितने प्लेयर, जैसे हारिस सुहेल था, हसन अली था, अयूब डोगर था, रजा हसन था, मोहम्मद अब्बास था, रजा हसन था, शकील अंसर था। ऐसी लाइन लगी हुई थी प्लेयरों की जो कि हमने प्लेयर पाकिस्तान को दिए। तो उसके बाद सियालकोट को इन्होंने बिल्कुल रेलीगेट करा के सियालकोट की टीम को ही खत्म कर दिया। अच्छा, ये बताएं, आप समझते हैं कि रीजनल सिस्टम बहाल होना चाहिए, इदारों की क्रिकेट भी बहाल होनी चाहिए और रीजनल सिस्टम भी बहाल होना चाहिए? हाल भाई, मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने ये जो मेरा ग्रुप है ना सियालकोट का, हमने ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया आयन आया ना, हमने तो उसको माना ही नहीं है। हमने, अब मेरी 3 टीमें हैं, मेरे साथ कोई 20-25-30 लोग दूसरे हैं जिन्होंने अपनी क्लब ही हमने रजिस्टर नहीं करवाई और हम इस सिस्टम को नहीं मानते। हम कहते हैं कि पहले वाला आयन बहाल करो, जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट है उसको बहाल करो और रीजन की क्रिकेट को बहाल करो, क्लब क्रिकेट के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इख्तियारात बहाल करो। क्या कोई इनसे पूछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्या ये क्लब क्रिकेट को कभी इन्होंने एक देना भी दिया जो हमारी स्क्रूटनी करने के लिए आ जाते हैं ये लोग कि आपके अकाउंट में ये होना चाहिए, आपकी ये ग्राउंड होनी चाहिए। ये तो हम अपनी मदद आपके तहत ये क्लब रन करते थे, जो कि इन्होंने जैसे हर शहर में 2 दड़ेबंदियां होती। सही।
आप देखें ना, वो एक विशाल थे, विशाल साहब जो कि एडुकेट थे, और विशाल दुर्रानी, वो आते थे, वो बेचारे उनको चिड़े विड़े खिलाते थे, खाना वाना खिलाते थे, उनको एंटरटेन करते थे, तोहफे ताइफ देते थे, स्क्रूटनी वगैरह वो क्या करते थे, घर चले जाते थे। तो जब इस तरह के लोग जिनका जाती मफाद क्रिकेट से बालातर हो, जब वो आएंगे तो यही होगा। आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा जुल्फिकार मलिक साहब, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे और जुल्फिकार मलिक साहब को भी ऑनलाइन लेंगे। हमारा इंतजार कीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और आज हम कहानी सुना रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, डोमेस्टिक क्रिकेट की बेबसी की, इदारों के क्रिकेट के खत्म होने की और फिर क्लब क्रिकेट जो है वो उसके इख्तिताम की। और इस कहानी को हम जो सुना रहे हैं, हमारे साथ तो पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम मौजूद है और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है सियालकोट रीजन के साबिक सदर और अपने इलाके की क्रिकेट के हवाले से जो इनकी खिदमात है बड़ी काबिल कदर है, जुल्फिकार मलिक साहब। इकबाल कासिम से पहले सवाल करता हूँ, फिर जुल्फिकार मलिक साहब की तरफ आएंगे। इकबाल कासिम साहब, बताइए आप जरा कि जो मलिक साहब कह रहे थे, आप क्या समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे जिस तरह से उन्होंने नाम लिए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि क्रिकेट बिल्कुल तबाही के दहाने पर आ गई? डेफिनेटली इकबाल, मलिक साहब का बहुत तजुर्बा है और ये बहुत गिने चुने ऑर्गेनाइजर्स में से शामिल है। सियालकोट की क्रिकेट में इनका बहुत बड़ा हाथ है, जिनकी इनके ज़माने में बड़ी बड़ी फतवात हुई, बड़े बड़े प्लेयर आए और जब भी मेरा वास्ता पड़ा सियालकोट जाने का, तो मैंने देखा कि ये काफ़ी मकबूल शख्सियत हैं, लोग काफ़ी इनको एडमायर करते हैं और ये क्लब जो है अपने पैसे से, ये वेल्दी आदमी है, मतलब पैसे वाले आदमी, इनको जरूरत नहीं है कि दूसरे ऑर्गेनाइजर, तो इसलिए अगर ये कोई बात कहते हैं तो इसमें जरूर डेफिनेटली वजन है। ये ऐसे नहीं बोलते क्योंकि इनका कोई वजह नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं, ना इनका भांजा भतीजा खेल रहा है, ना कोई रिश्तेदार। जी मलिक साहब, आपने सुना कि इकबाल कासिम साहब आपके लिए क्या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं? हमें ऐसे ऑर्गेनाइजर्स की जरूरत है। अब देखिए कि जो आपने बात की ना कि मेरे एक बेटे और भतीजे को शौक था क्रिकेट खेलने का, मैंने कहा भाई मैं आपकी कहीं पे सिफारिश नहीं कर सकता, लिहाजा आप जो क्रिकेट खेलते हैं ना शौकिया, वो खेलते जाएं। एक दफा यही शादी साहब सियालकोट आए तो उन्होंने मेरे भतीजे को देखा, वो बहुत अच्छा बॉलर था, तो उन्होंने कहा कि यार ये लड़के पे कौन है ये? मैंने कहा ये इसी टूर्नामेंट का जो स्कूल टूर्नामेंट हो रहा है वो 3 दफा का ये मैन ऑफ द मैच हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इसमें वो टैलेंट है। मैंने कहा आप बेटा मैं आपकी सिफारिश नहीं कर सकता, सही, अच्छा आप लंदन चले जाओ, वहां जाके क्रिकेट खेलो। तो अब मेरा बेटा और वो मेरा भतीजा उधर खेल रहा है। कहने का मकसद ये कि मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है क्रिकेट से, जैसे इकबाल भाई ने भी कहा। हाँ, मेरी कोशिश होती है कि हाँ जो कोई प्लेयर ऐसा गरीब है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अभी भी आपके प्रोग्राम के हवाले से ये ऐलान करता हूँ, अगर कोई ऐसा प्लेयर जो सामान अफोर्ड नहीं कर सकता, उसमें टैलेंट है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। ये है क्रिकेट की असल खिदमत। तो आप देखें कि जब तक सियालकोट रीजन का मैं सेक्रेटरी था, प्रेसिडेंट था, तो सियालकोट की टीम कहाँ पे थी? डिपार्टमेंट क्रिकेट को मैंने कितने हमने प्लेयर किए, तो इसके बाद रीजन को हमने इतना आला सिस्टम था इकबाल भाई जो इन्होंने तबाह करके रख दिया। लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में ये हाल है। हालांकि आप सियालकोट रीजन उस जमाने में टफ टाइम देता था कराची को, लाहौर को और दीगर रीजन्स को, लेकिन पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का जो हम नोहा पढ़ रहे हैं, किसका इसको आपको पीसीबी में किसी कोई शख्सियत है या खाली पूरा क्रिकेट बोर्ड है? एहसान मानी साहब तो तबाही बर्बादी करके इस वक्त लंदन के ठंडे मौसम में जाकर बैठ गए। वसीम खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंधे पर बंदूक रख के फायर करके वो जाकर आईसीसी में जीएम हो गए। तो फिर कौन है? रमीज राजा से तवक्कुआत थी, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई, तो कौन है इसका जिम्मेदार? मलिक साहब, क्या सारे ये कहते थे कि बोर्ड का चेयरमैन जो है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि वहाँ पे इलेक्टेड होना चाहिए, नॉट सेलेक्टेड। खान साहब भी ये कहते थे। एक दफा मैं खान साहब के पास गया, हम रीजन के सारे लोग के, खान साहब को हमने सारा कुछ बताया, तो खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि हाँ जी अभी ये टिकट चलाओ, रीजन का प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो रीजन इलेक्ट करेगी तो फिर आना चाहिए। तो अब इन्होंने रमीज राजा साहब को सेलेक्ट करके वहां पे बिठा दिया। हम किस की बात करें कि बातें करनी
बहुत आसान है इकबाल भाई, मगर इसके ऊपर अमल करना जो है ना बहुत मुश्किल है। आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा जुल्फिकार मलिक साहब, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे और जुल्फिकार मलिक साहब को भी ऑनलाइन लेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। इकबाल कासिम साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और जुल्फिकार मलिक साहब टेलीफोन लाइन पर सियालकोट से हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल कासिम साहब, जिस तरह से जुल्फिकार मलिक साहब ने निशानदेही की कि ओवर एज प्लेयर्स का, जैसे अभी रमीज राजा को रोकना पड़ा अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 टूर्नामेंट, और फिर बाद में शुरू किया गया, इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है? देखिए, ये पहली बात तो यह है कि कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि एक बोर्ड का अपना एक टूर्नामेंट अंडर 19 का जो चल रहा था उसको रोकना पड़ा। उसको जाहिर सी बात है, ये टीमें बनी होंगी तो उसकी क्लियरेंस ली गई होगी, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उन सारों ने इसको क्लियर किया होगा, सेलेक्टरों ने इसको टीम सेलेक्ट की होगी, डॉक्टर ने क्लियर किया होगा, और उसके बाद ये डायरेक्टर के पास गई होगी और उसने अप्रूव किया होगा। तो आप ये बताइए, ये प्रोग्राम पूरा रोक दिया गया तो इसका मतलब है कि दोबारा से सारी एक्सरसाइज हुई, मगर वो जो हो गई उसके ऊपर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं, किसी को आपने रिपोर्टमेंट नहीं किया, किसी को कोई एक्शन नहीं लिया, ना पब्लिक में पता चला कि भाई ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो हश करके दोबारा से शुरू कर दिया। अरे पीसीबी एक इदारा है, उसका इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर टूर्नामेंट दोबारा से शुरू हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो नोटिस लेना चाहिए, इसकी बाकायदा से इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ। अपने मलिक जुल्फिकार साहब जो डायरेक्टर डोमेस्टिक भी हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर भी हैं, नदीम खान साहब पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन मोइन खान के भाई हैं, वो 2 टेस्ट खेले। मज़े की बात है 1993 में जब खेले, जब मोइन खान विकेट कीपर थे, वसीम अकरम कप्तान थे, और 6 साल के गैप के बाद 1999 में टेस्ट खेले और उस वक्त भी वसीम अकरम कप्तान थे और मोइन खान जो थे वो विकेट कीपर थे। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप समझते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट को रन कर रहे हैं, एटलीस्ट उन लोगों से पूछगछ तो होनी चाहिए थी। इकबाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी जहानत की दाद देता हूँ कि आप 1 मिनट में इतनी चीजें पीछे आपका दिमाग जाता है। अल्लाह ताला आपको मजीद शुक्रिया, आप खूब खाते हैं। तो बात यह है कि अगर यही चीज ये एसोसिएशन का बंदा सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट जब टीम बनती थी, हमें पता होता था कि ये ओवर एज है लड़का, इसकी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बेहतरीन हदायत आई होती थी कि अगर आप लोगों ने कोई लड़का ओवर एज निकला तो आपको ये फाइन होगा, आपको इतनी देर के लिए हम बैन करेंगे। अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछता हूँ कि इतने बड़े ब्लंडर हुए तो आपने क्यों ना आज तक इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? जैसे आप कह रहे हैं नदीम खान साहब जिम्मेदार है, उनकी पूरी टीम जिम्मेदार है, उन पे अगेंस्ट कुछ ना कुछ चार्जशीट तो होनी चाहिए ना, जो किसी ने कुछ परवाह नहीं की, ना को करता है। तो एसोसिएशन अगर करती तो इन्होंने एसोसिएशन को पूरा रगड़ा लगाना था और सजाएं भी देनी थी। तो इसके लिए मैं अभी भी रमीज राजा साहब से कहता हूँ कि पता नहीं वो आज हैं या चले जाएंगे, अल्लाह करे जो भी। देखिए, मैं इस मेरी राय ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एक तो इलेक्टेड होना चाहिए, भला वो टेस्ट क्रिकेटर हो या ना हो, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, इलेक्टेड चेयरमैन आना चाहिए। वो कहते हैं गवर्निंग बोर्ड इलेक्ट करता है ना, 2 नाम वजीर आजम भेज देते हैं, गवर्निंग बोर्ड सरे तस्लीम। गवर्निंग बोर्ड कैसे कोई इलेक्शन लड़के आता है? गवर्निंग बोर्ड ये अपॉइंटमेंट ही है ना, जो सारे क्रिकेट के शौकीन अफराद है ना, उनमें से ज्यादातर तो क्रिकेट को देखे हैं, मैदान में जाकर खेले तो कभी भी नहीं है। वो कहते हैं ऑर्गेनाइजर्स अच्छे हैं, वो यकीन होना और चीज है, ऑर्गेनाइजर होना और चीज है, और क्रिकेट की जिसको न हो, क्रिकेट की जिसको सियासत का पता हो, जो नीचे ग्रास रूट से ऊपर आया हो, उसको लेके आना चाहिए गवर्निंग पार्टी में, और वो इलेक्शन लड़के आए। ये नहीं कि ऐसे कर बैठे 2 नाम दे दिए आपने, 2 नाम मैंने दे दिए और गवर्निंग बोर्ड बना दिया। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये शौकत सदीकी साहब ने जो फैसला किया था ना, 13 सफात में मुश्तमिल था वो फैसला कि जो भी
प्रेसिडेंट उनकी तो नौकरी खत्म हो गई ना, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी, आजकल वकालत कर रहे हो। उनका एक फैसला आया था और हमने कोशिश की थी कि जो रीजन के प्रेसिडेंट है उनमें से इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन जीत के जो आएगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होगा, जैसे हमारे हमसाया मुल्कों में भी सही, बिल्कुल आपने सही कहा। इकबाल कासिम साहब, अब मेरे पास चंद ही मिनट रह गए, आपकी क्या राय है जिस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट तबाही की तरफ जा रही है, क्लब क्रिकेट का निज़ाम दोबारा से मजबूत करना होगा, जो इन्होंने शराइत रखी है कि क्लब के लिए पहले तो रखी थी स्विमिंग पूल होना चाहिए, उसका अपना ग्राउंड होना चाहिए, प्रेसिडेंट 2 साल के लिए होगा क्लब का, फिर उसके 2 साल और बढ़ सकता है और फिर नहीं होगा, बहुत सारी शराइत रखी। आप समझते हैं इतनी सख्त शराइत की वजह से कौन आएगा क्लब क्रिकेट चलाने? रखी इसीलिए है कि कम से कम क्लबें आएँ। हाँ। और दूसरी बात यह है कि देखिए बोर्ड ऐसी शराइतें और ऐसी चीज़ें क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि वो इख्तियारात को मरकूज रखता है और उसमें जो करता धरता काम करने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते कि कोई इनके फैसलों को क्वेश्चन आंसर करे। हाँ। तो क्योंकि अगर इलेक्टेड लोग होंगे तो वो सवाल जवाब करेंगे, अगर नॉमिनेटेड है तो उन्होंने तो खामोशी से आना है तो चले जाना है। तो इसलिए ये चीज़ देखिए कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बात तो मुनासिब कर रहे हैं कि ऐसा हो कि जिसमें इलेक्टेड लोग हों और अकाउंटेबिलिटी हो। जब ऊपर ही अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो बोर्ड के लेवल पर, तो नीचे किधर से होगी? आखिरी एक जुमले में बताइए मलिक जुल्फिकार साहब, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने कहा कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कोई बंदा भी अपनी राइट पर्सन पर राइट जॉब नहीं आएगा, उस वक्त तक इकबाल भाई ये निज़ाम नहीं चल सकता। पहले वाला निज़ाम ही बहुत बेहतर था। मैं अभी भी आपके प्रोग्राम के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी ये पहले वाला फॉर्मेट ले आए, पहले वाला आइन होना चाहिए। हमने तो अपनी टीमें खिलाना छोड़ दी है, हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। इकबाल कासिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि इदारों की क्रिकेट के हवाले से बात हुई, रीजन की क्रिकेट के हवाले से। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।